हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे वो केमिस्ट्री के 11th केमिस्ट्री के जो है सेकंड चैप्टर की करेंगे। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर सेकंड है और चैप्टर का जो नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों है इंपॉर्टेंट? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। मतलब हमको केमिस्ट्री को समझना है तो मैटर सही से समझना है। और जब हम किसी भी चीज को सही से समझते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं? उसके छोटे से छोटे लेवल पर। और हमको मालूम है कि जो मैटर का प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट्री जहां से नॉलेज स्टार्ट होती है वो एटम से मिलकर बना होता है। उस एटम का स्ट्रक्चर, उस एटम के स्ट्रक्चर को हमको समझना है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में क्या है, इसको हमारे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है। देखो 9th में भी क्या है, हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। आपको वहां बताया गया है कि एटम होता है। ठीक है, 9th की जहां तक वो है कि कोई भी एलिमेंट हो, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं 118 टाइम्स में, उसमें क्या होता है? एटम होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, KLM, इस तरीके से। तो हमने क्या है वहां इंट्रोडक्टरी नॉलेज पढ़ी थी रदरफोर्ड मॉडल की और थॉमसन मॉडल की, और थोड़ा सा क्या है ये इसकी बोर मॉडल की। तो उसमें डेवलपमेंट देखते हुए हमने वहां से देख लिया था कि जो हमारे दिमाग में है कि वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है हमारी? KLMN सेल है। ये बात वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन क्या है, जो उसके बाद हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई और जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, हमको उसके हिसाब से स्ट्रक्चर को समझना है। अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब हम इसमें डीप नॉलेज पढ़ेंगे। डीप नॉलेज क्या पढ़ेंगे? कि सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना है। जब हम इस लेवल पर एटम को समझ जाएंगे तो फिर इसी स्टैंडर्ड पर हम क्या है अदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर बॉन्डिंग पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और फिर पूरी केमिस्ट्री का जो मतलब सिलेबस है वो इसी के बेस पर होगा। इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सिलेबस की जहां तक बात करें तो इसमें आपका क्या है, थॉमसन मॉडल भी है, रदरफोर्ड मॉडल भी है, अल्फा जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो भी है, बोर मॉडल भी है, क्वांटम इसमें केमिस्ट्री है, और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स वो हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे हुन्स रूल, आप-बाउस रूल, और ये आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप-बाउ के अकॉर्डिंग क्या है इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। जैसे 9th में कैसे बढ़ते थे कि 2, 8, 18 इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट होगी, उसको हम यूज करेंगे। तो ये तो क्या था हमारा सिलेबस था। इस सिलेबस में जो है हमारा इस साल जो कटा है, जो पोर्शन कट हुआ है, उसमें क्या हुआ है, एक तो आपका ये शुरू में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, ये हमारा कट हो गया है। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे इस बार वो पढ़ेंगे ये जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा बोर्स मॉडल। यहां से हमारी शुरुआत होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम बोर्स मॉडल जो है आपके उस हिसाब से पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में। 9th में भी पढ़ा था, लेकिन उससे थोड़ी सी इसकी ज्यादा क्या है डिटेल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, फर्स्ट टॉपिक जो बनता है हमारा वो आता है बोर्स मॉडल। ठीक है, अब अगर हमको बोर्स मॉडल पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा क्या है नेचर ऑफ लाइट समझनी पड़ेगी। फिजिक्स में थोड़ा सा क्या है, फिजिक्स की थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी फिजिक्स लेवल पर। तो जो मॉडल हमारे हैं, जो इससे पहले जो मॉडल हुए थे, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे पहले क्या था हमारा थॉमसन मॉडल। इसमें क्या बताया था? इसमें बताया था वाटरमेलन मॉडल होता है। इसमें क्या है, जिस तरीके से
तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव स्पेयर में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड रहते हैं, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। उसके बाद क्या रदरफोर्ड ने बताया कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां उसका पॉजिटिव चार्ज कंडेंस्ड रहता है, ठीक है। उसने इसको प्रूव किया किसके द्वारा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसके बाद क्या है, साइंस में और डेवलपमेंट हुए, लाइट के बारे में और ज्यादा डीप नॉलेज हुई, तो हमारा क्या है, बोर्ड्स का मॉडल यह आया। अब नेचर ऑफ लाइट को समझना जरूरी क्यों है? नेचर ऑफ लाइट को समझना इसलिए जरूरी है, देखिए मैटर का जो बिहेवियर है उसको हम कब समझते हैं, एटॉमिक लेवल, मतलब जो पार्टिकल लेवल पर है, पार्टिकल की नेचर को अगर पूरा समझ लें तो हम क्या है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अगर हम उसकी नेचर को समझ लें तो क्या है, मैटर की नेचर को भी हम समझ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, मैटर का क्या है, मैटर का पार्टिकल छोटे से छोटा और सूक्ष्मतम लेवल का हो गया, इस मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो गया। तो उसको समझने के लिए क्या है, नेचर ऑफ लाइट को जानना जरूरी है। क्यों, ये बात आपको अभी समझ में आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है कि लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज ए वेव भी बिहेव करती है। यह चीज आपको समझनी है। लाइट जो होती है, जो रेज ऑफ लाइट होती है, वो क्या है, एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज ए वेव भी बिहेव करती है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैटर का पार्टिकल, ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, हम आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, छूने से उसमें मास होता है। एक होती है वेव, ठीक है। वेव क्या है, वेव को जो उसका एग्जिस्टेंस पता चलता है उसके प्रोपेगेशन से। तो लाइट क्या है, लाइट दोनों तरीके से बिहेव करती है, इसीलिए लाइट की जो है डल नेचर होती है, ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल का मतलब होता है दोनों, ये भी और ये भी, ठीक। अब सबसे पहले जो है, जो साइंटिस्ट हुए 15वीं सेंचुरी में, न्यूटन, अब से लगभग क्या है 500 साल पहले। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने एक थ्योरी दी, कोर्पस्कुलर थ्योरी। कोर्पस्कुलर थ्योरी, कोर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है, कोर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत न्यूटन ने यह बताया कि लाइट की जो नेचर होती है मेनली वो कैसी होती है, कोर्पस्कल्स बेस होती है। कोर्पस्कल्स मतलब आप समझ लो पार्टिकल। जिस तरीके से मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर बना होता है, उसी तरीके से क्या है, लाइट के भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उसने नाम दिया कोर्पस्कल्स, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा कोर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी, कोर्पस्कुलर थ्योरी दी, ठीक है। अब ये क्या है, ये थ्योरी ज्यादा मतलब रेलिवेंट नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह तो इसके द्वारा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं लाइट की, जैसे डिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इन दो प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन वो क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही थी उसमें क्या है, ये वाली थ्योरी फिट नहीं बैठी। इसलिए बाद में एक साइंटिस्ट हुए 1864 में, मैक्सवेल। कौन से साइंटिस्ट हुए, मैक्सवेल, इन 1864। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने यह कहा कि लाइट जो है वो वेव के रूप में ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसने नाम दिया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ये प्योरली आपका फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इसमें क्या है हमारी जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव ये दोनों एक साथ ट्रेवल करती हैं इन रेलिवेंस टू द परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन। जिस दिशा में लाइट चलती है उसके परपेंडिकुलर में ये दोनों वेव्स, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव, दोनों क्या है, ट्रेवल करते हैं। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि ये जो लाइट जो है ये बिहेव करती है किसकी तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती है। वेव आप सब जानते ही हो, वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं किसमें आएंगी, हमारी वेव के अंतर्गत आएंगी। तो जब इलेक्ट्रिक वेव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी वो, और मैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड में होगी, परपेंडिकुलर होंगी किसमें, जिस दिशा में लाइट हमारी प्रोपेगेट हो रही है। प्रोपेगेट मतलब चल रही है। तो दूसरी पॉइंट, ये तो खैर चलो फिजिक्स की बात होगी, दूसरी पॉइंट क्या है, मतलब जो आपको ध्यान रखना, पहला क्या है, न्यूटन ने ये कहा किसके अंतर्गत, कोर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत, कि लाइट एज ए पार्टिकल, एज ए क्या है, कॉर्पसल्स बिहेव करती है, जिसको कोर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत नाम दिया गया। दूसरा मैक्सवेल ने क्या कहा, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। अब इसके थ्रू क्या है, इस थ्योरी, यह थ्योरी क्या है, काफी रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन भी और आपका इंटरफेरेंस दोनों की एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो आज की डेट में, नाउ ए डेज, अब आज वर्तमान में यह माना जाता है कि लाइट जो है वो दोनों तरह से बिहेव करती है। कोर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत भी इसको माना जाता है और इसको वेव थ्योरी के अंतर्गत। और फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि लाइट की जो नेचर होती है वो ड्यूअल नेचर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो उसमें आप क्या बताओगे कि लाइट जो है एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज ए वेव भी बिहेव। ठीक, ये बात हो गई हमारी लाइट से रिलेटेड। अब हम आते हैं जो इससे रिलेटेड क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है बोर्स मॉडल। इस मॉडल को समझने के लिए और एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड समझने के लिए ये टॉपिक्स हमको क्या है, थोड़ा समझने पड़ेंगे। तो एक चीज तो हम समझ गए कि लाइट का जो है वो क्या है, ड्यूअल बिहेवियर होता है। ड्यूअल का मतलब नंबर एक एज ए पार्टिकल और नंबर दो क्या हो जाएगा, एज ए वेव। नेक्स्ट चीज हमको समझनी है, पार्टिकल जो है वो हमने किसके, न्यूटन के कोर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत समझा। वेव जो है हमने किसके अंतर्गत समझी, वेव थ्योरी के अंतर्गत। ये मैक्सवेल ने दी थी, ये न्यूटन ने दी थी। एक थ्योरी और आती है इसमें, प्लांक्स थ्योरी। इसको भी आपको समझना है। प्लांक्स एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1900s में ये कहा कि लाइट जो होती है ये कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूसली होती है, और ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, बंडल्स के रूप में ट्रेवल करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट है बिल्कुल 100% क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली हो जैसे हमको देखने में लगता है। ये भी क्या है भाई, एज ए पार्टिकल भी वो करेगी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेकिन प्लांक्स ने ये कहा कि एनर्जी छोटे छोटे बंडल्स, पैकेट के रूप में होती है ये लाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, प्लांक्स ने ये कहा कि जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, उनकी फिक्स डेफिनिट क्या होती है, एनर्जी होती है। और वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, न्यू, द एनर्जी ऑफ स्मॉल पैकेट्स, बंडल्स, जिसको उसने नाम दिया फोटोन। क्वांटा भी हम इसको कह सकते हैं। लाइट इज प्रेजेंट
इन द स्मॉल पोर्शंस ऑफ एनर्जी विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और क्वांटा। ये मतलब इनके नाम हो गए। और इनकी जो एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो एनर्जी होगी उसकी वेव की फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी की। तो E प्रोपोर्शनल टू V न्यू और E इज इक्वल टू हो जाएगा H न्यू। H क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो फोटोन की एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी? H न्यू। अब जो एनर्जी होगी वो इसके मल्टीपल होगी। जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो बीच में नहीं होगी, मल्टीपल होगी। मल्टीपल का मतलब होल इंटीग्रल, H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? एक इसको कह सकते हैं फिक्स रेशियो है एनर्जी का। नेचुरली इसके बीच में एनर्जी की वैल्यू नहीं हो सकती। इट इज द वैल्यू ऑफ होल इंटीग्रल, ठीक है। तो प्लांक्स थ्योरी के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है, एनर्जी ट्रेवल्स इन दी स्मॉल पैकेट्स विच आर कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा। इनकी एनर्जी क्या होती है? इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी और E इज इक्वल टू H न्यू। और लास्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो एनर्जी होती है ये होल इंटीग्रल फॉर्म में होती है, ये डेसिमल में या पोर्शन में नहीं होती, ठीक है। ये हो गई हमारी प्लांक्स थ्योरी। अब थोड़ा सा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी हमको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वेव थ्योरी में, वो होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोले हम, इसको और समझना है, इसको समझना है। इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम है और फिर हम क्या लेंगे, लेकिन बोर्ड्स मॉडल। देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब आप ये समझ लो रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसकी कितनी पॉसिबल रेंज हो सकती है। देखो, बात कर रहे हैं हम लाइट की, तो एक तो होती है जो हमारी विजिबल लाइट होती है जिसको हम देखते हैं, ठीक है। मतलब जो रेडिएशन होता है, जो हमारी लाइट होती है, ये इसका क्या है, विजिबल रेडिएशन होता है। विजिबल क्या है, लाइट होगी, इसकी वैल्यू क्या है, हम फील कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा वेवलेंथ वाले, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इससे डिफर वाले भी हो सकते हैं, ज्यादा वाले भी हो सकते हैं और कम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जोन सी हम लाइट, जिस लाइट को हम फील करते हैं, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, विबज्योर। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जैसे ये विबज्योर हो गया, इसके बाद क्या आता है हमारा, इधर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, इसके बाद क्या आएगा हमारा, एक्स होगा, इसके बाद गामा आएगा, इसके बाद कॉस्मिक आएगा, ठीक है। विबज्योर के बाद इधर इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड के बाद इधर आएगा हमारा माइक्रोवेव, और इसके बाद आएगा रेडियो वेव। समझ रहे आप? जब आप इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ लैम्डा, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगा। समझ लो आप, ये कॉस्मिक रेज हैं। ये क्या है, कॉस्मिक रेज। ये कैसी हैं, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और ये विबज्योर जो विजिबल लाइट में आता है हमारा। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस में है। आप इधर से इधर जाओगे, क्या बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये जो पूरी रेंज है, ये स्पेक्ट्रम है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इसको हम स्पेक्ट्रम शुरू में बताया था आपको, रेंज, ठीक है। तो इस रेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, इंटेंसिटी के बेस पर क्या है, इसको बनाया गया है और ये यूजफुल है काफी स्टडी में, किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। और इसकी डिटेल हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर बोर्स मॉडल ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।